एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। तो हम लोगों ने मुख्य रूप से जो आपका पहला चैप्टर का गौखंड था, वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन, इसका हम लोगों ने पहला पार्ट में बहुत ही अच्छी तरह से डीपली कंसेप्ट को जो है एक्सप्लेनेशन किया था। ठीक है, वहाँ पर मुख्य रूप से हम लोगों ने बात किया था वन किसे कहते हैं, वन के बारे में बात किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने वनों के प्रकार को जाना था, है ना। अच्छी तरह से वहाँ पर जाना था कि वन का वितरण किस प्रकार से है, वन का विस्तार किस प्रकार से है। और सबसे पहला मैंने वहाँ पर बताया था कि एक ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पर सीधा सीधा पूछ लिया था कि सबसे ज़्यादा जो है वन का विस्तार किस राज्य में भारत का, तो एमपी यानी कि आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका ऑलरेडी 2-3 बार आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है सीधा सीधा कि जो है डेल्टा क्षेत्र का विस्तार किस राज्य में है, तो वहाँ पर आपको बोलना है पश्चिम बंगाल। ठीक है, सुंदरवन और मैग्रोव का मतलब कि क्षेत्र भी इधर ही ज़्यादातर उगते हैं। और उसके बाद फिर मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो है आपका बिहार में कितना प्रतिशत वन है, तो वहाँ पर मैंने बताया था आपको कितना परसेंट, 7.1%। ठीक है, बताया था ये वाला पॉइंट आपको अच्छी तरह से। उसके बाद जो है मुख्य रूप से आपको प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा तीन वर्गों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और उसके बाद फिर मुख्य रूप से अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो ये आपको मैंने अच्छी तरह से सारा चीज़ बता दिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा था इस चैप्टर का, तो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और जाकर के पहला और दूसरा पहला पार्ट जो है इसका अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे वन संपदा वन्य जीवों का ह्रास और इसका मुख्य कारण क्या क्या होते हैं ह्रास का, यानी कि जो है लगातार वनों की जो है विस्तार यानी कि क्षेत्र में कमी क्यों आ रही है। उसके बाद जो है मुख्य रूप से जीव जो होते हैं, अलग अलग वैरायटी के जो जीव जंतु हैं, उनकी भी संख्या में लगातार कमी आ रही है, लगातार ह्रास हो रहा है। तो उसका कारण क्या क्या है और इसके संरक्षण के लिए कौन कौन से जो है उपाय किए गए हैं, कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, और उसके बाद इसके संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है, और फिर मुख्य रूप से जैव विविधता क्या होता है, इसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा मैं आपको बताते जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन संपदा को सबसे पहले जानते हैं। तो वन संपदा किसको बोलेंगे? प्रकृति ने धरती को वृक्ष तथा वनस्पतियों के रूप में अनेक अमूल्य संपत्तियां प्रदान की है, जिन्हें क्या कहते हैं, वन संपदा कहते हैं। यानी कि वन संपदा किसको करेंगे? ये प्रकृति के द्वारा क्या किया गया, तो प्रकृति के द्वारा जो है पृथ्वी यानी कि धरती को जो है वृक्ष और वनस्पतियों के रूप में क्या किया गया है, अनेक अमूल्य जो है संपत्तियां प्रदान की है, जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग वन संपदा कहते हैं। अब इसको हम लोग अमूल्य संपत्ति मतलब कि क्यों कहेंगे, तो मुख्य रूप से देखिए बच्चों, जितने सारा चीज़ें हैं, आप लोग जो किताब पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो वो जो कागज़ है वो कागज़ बनता है आपका जो है पौधों से, पेड़ पौधों से। उसके बाद जो आपका मुख्य रूप से जितनी भी चीज़ें हैं, पलाई हुआ, लकड़ी हुआ, बेड उड्स, जितना सारा चीज़ बनता है, जितने प्रकार के फल आप खाते हैं, वो चीज़ कहाँ से मिलती है? वो चीज़ आपको मुख्य रूप से वनस्पतियों से ही प्रदान आपको मिलती है। अलग अलग प्रकार के आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती है, अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ होती है, तो वो मुख्य रूप से आपका वनस्पतियों से ही प्राप्त किया जाता है। और वनों का जो आपका वन्य जीवों का जो मुख्य रूप से निवास स्थल होता है, वो आपका वनस्पतियाँ ही होती है, वन क्षेत्र ही होता है ना। तो ये आपका क्या है, अमूल्य संपत्तियाँ है। अब इसका मुख्य रूप से जानते हैं कि वन विनाश के मुख्य रूप के क्या क्या कारण है। जैसे ही वन विनाश होगा बच्चों, उसी प्रकार से जैसे ही वन विनाश होगा तो वहाँ पर 100% है आपका वन्य जीवों का भी ह्रास होना शुरू हो जाएगा। तो वन विनाश का मुख्य रूप से कारक है कि वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास रेल मार्ग के निर्माण से, सड़क मार्ग के निर्माण से, औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण। यानी कि जो आपका वन संपदा का जो लगातार आपका वन विनाश हो रहा है बच्चों, वन्य जीवों में लगातार जो ह्रास हो रही है, तो इसका मुख्य कारण है आपका रेलवे। यानी कि आपका अभी क्या हुआ कि बहुत ही बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़े पैमाने पर जो है आपके रेल मार्ग बिछ रहे हैं। अब रेल मार्ग जो बिछते हैं तो वो अलग अलग क्षेत्र से जाते हैं बच्चों, खुले मतलब कि आपका गांव देहात वाले क्षेत्र से खूब सट करके नहीं जाता है किसी भी गांव से, वो मुख्य रूप से जो है आपका खेतों खेत गुजारा जाता है। और वैसे क्षेत्र से जहाँ पर क्या होती है, आपका स्थल जो है कृषि योग्य नहीं रहती, यानी कि वो जंगल को काट उठ करके लेके जाता है। तो अब वो वहाँ पर क्या होती है, वनों का ह्रास हो जाता है उसके कारण। उसके बाद आपका सड़क मार्ग का भी निर्माण होता है, तो 100% है वहाँ पर वन विनाश और वन्य जीवों का ह्रास होता है। औद्योगिक विकास, पूरी जो दुनिया है वो आपका वर्ल्ड मतलब कि आपका डिजिटलाइजेशन और औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, लगातार वन विनाश और वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। और नगरीकरण भी इसका मुख्य रूप से कारण है। अगला है आपका 20वीं सदी के मध्य तक 24% क्षेत्रफल पर क्या था, वन का विस्तार था, जो 21वीं सदी में जो है आपका 21वीं सदी के आरंभ में 19% हो गया था। अब सोचिए बच्चों, 20वीं सदी का मध्य तक, यानी कि आपका 20वीं सदी का मध्य कहने का सेंस है 1950 के बीच, 1950 तक जो है आपका 24% क्षेत्रफल पर वन था। और 21वीं सदी के आरंभ यानी कि आपका 2000 शुरू ही हुआ, 2001 2002 इस प्रकार से, तो आपका घट करके कितना हो गया, 19% हो गया आपका वन विस्तार का क्षेत्र। इसका मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य रूप से इसका मुख्य कारण है मानव
हस्तक्षेप, यानी कि मानवों ने क्या किया, इस पर हस्तक्षेप किया। मानवों ने अपने घर निर्माण के लिए इसका उपयोग किया। मानवों ने खेती करने के लिए इसको क्या किया, काटा, जंगलों की कटाई की। मानवों ने अपने बड़े बड़े फैक्ट्रीज और बड़े बड़े कंपनीज को लगाने के लिए क्या किया, तो वन और वन्य जीवों को हरास किया, है ना। पालतू पशुओं को चराने के लिए, पालतू पशु जो पालते हैं लोग, गाय भैंस ऊँट ये सब चीज़, तो उसके चराने के लिए क्या किया, तो अनियंत्रित चारण किया। विविध तरीकों से वन संपदा को क्या किया, उसका दोहन किया। ठीक है, आगे है आपका कृषिगत भूमि का फैलाव के कारण, यानी कि जो मुख्य रूप से आपका है कृषिगत भूमि का बहुत ही ज़्यादा विस्तार हो गया, बहुत ही ज़्यादा फैलाव होगा। अब ज़्यादा फैलाव हो गया तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो वन संपदा थे, जो प्राकृतिक रूप से वनस्पतियाँ मौजूद थी, उसका ह्रास होने लगा, उसका विनाश होने लगा। और जैसे ही वो विनाश होने लगे, उनमें रह रहे जीव और उस पर रह रहे जानवर अलग अलग प्रकार के जो थे, उनका भी ह्रास होने लगा। अब कृषिगत भूमि का फैलाव क्यों होने लगा, क्योंकि बच्चों लगातार आप देख रहे हैं, लगातार क्या हो रही है, सारे देशों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है ना। और भूमि क्या है, भूमि एक स्थिर पूंजी है, वो आपका निश्चित है, मतलब कि आपका ये इतना बड़ा क्षेत्र है तो 100% इतना ही रहेगा। 100 साल के बाद हो, चाहे 10 साल के बाद हो, चाहे 5000 साल के बाद हो, या 1 लाख वर्ष के बाद हो, ये इतना ही भूमि रहेगा। लेकिन यहाँ पर रह रहे जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। अब तेज़ी से वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, इसके लिए निवास स्थान चाहिए कि नहीं, इसको रहने के लिए घर चाहिए। उसके बाद इसको ये खाएगा तो इसके लिए क्या चाहिए, खेती कृषि चाहिए। तो अब वो कृषि के लिए क्या करेगा, वैसे खेतों को, वैसे जंगलों को काटेगा जो आपका मुख्य रूप से क्या है, प्रकृति संपदा का मुख्य रूप से पूरक है। वहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के वनस्पतियाँ हैं, तो उसको काट करके वो अलग करेगा, साफ करेगा, और वहाँ पर अपना खेती बाड़ी शुरू कर देगा, कृषि करना शुरू कर देगा। अब कृषि करना शुरू किया तो वहाँ पर जंगलों को कटाई की, जंगलों की कटाई किया तो वहाँ पर रह रहे जितने भी जानवर थे उनको क्या करना पड़ा, अपना घर द्वार छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से वन्य जीवों का ह्रास होना शुरू हो जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच जो है लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। अब सोचिए बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 1981 से 1980 कितना साल का अंतर है, 30 साल का अंतर है। 30 साल में जो है आपका 26,200 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र था वो आपका कृषि में सीधे सीधे बदल गया। अब सोचिए कितनी जो है तेज़ी से आपका जो है आपका वन संपदा का जो क्षेत्र है वो आपका घट रहा है। तेज़ी से खनन कार्य के कारण भी वनों का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। यानी कि लगातार तेज़ी से जो आपका खनन कार्य किया जाता है, अलग अलग प्रकार के खनिजों का जो उत्खनन किया जाता है, पृथ्वी की सतह से निकाला जाता है, भूप्रपट्टी के अंदर से जो निकाला जाते हैं, जैसे आपका कोयले के खदान, तो कोयले क्या किससे प्राप्त किया जाता है, नीचे, यानी कि पृथ्वी के नीचे से प्राप्त किया जाता है भूप्रपट्टी। अब वहाँ पर क्या किया जाता है, कोयले के खदान के लिए मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के जगहों का निरीक्षण किया जाता है। वहाँ पर मुख्य रूप से क्या किया जाता है, जंगलों का कटाई की जाती है, और इससे भी क्या हो रहा है, लगातार ह्रास हो रहा है वन्य जीवों का, और वन संपदा का विनाश हो रहा है। वनों एवं वन्य जीवों के विनाश में पशुचरण एवं ईंधन के लिए लकड़ियों के उपयोग का भी काफ़ी भूमिका रही है। यानी कि वनों का और वन्य जीवों का मुख्य रूप से विनाश का एक अन्य कारण क्या है, आपका पशुचारण, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दोहन कर रहा है पशुओं को चराने के लिए, पशुओं की चारा के लिए। और उसके बाद ईंधन, यानी कि ईंधन के लिए जो लकड़ियों का उपयोग किया जाता है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर वन्य संपदा यानी कि वन्य क्षेत्रों से लेकर के आया था। तो इस प्रकार से वन्य का विनाश हो रहा है और लगातार वन्य जीवों का ह्रास भी हो रहा है। तो अब यहाँ से जो है आपका इंपॉर्टेंट रूप से 2 नंबर जब एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि वन विनाश के मुख्य रूप से 3 कारकों को लिखे, तो इसमें से आप लोग कोई भी 3 कारक लिख लेंगे। जैसे आपका क्या होगा, तो रेल मार्ग का ज़्यादा से विस्तार हो रहा है, तो इस प्रकार से वन्य का मतलब कि लगातार ह्रास हो रहा है। इसमें लिख लेंगे रेल मार्ग का विकास, औद्योगिकरण, नगरीकरण, इस प्रकार से पशु चारा, कृषिगत भूमि का फैलाव, ये सब सारा क्या हो जाएगा, इसमें मुख्य रूप से सारे कारण हो जाएंगे। भारतीय वन संरक्षण की आदतन रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है वनों की उत्पादकता 0.5 घन मीटर प्रति वर्ष है, जबकि विस्तार की दृष्टि से यह लगभग 2.1 घन मीटर है। खनन के बारे में आप जानते हैं, मुख्य रूप से खनन किसको बोलते हैं, पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों तथा अन्य खनिजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, आपका खनिकर्म कहलाता है या खनन कहलाता है। यानी कि आपका पृथ्वी का गर्भ में सतह बच्चों, पृथ्वी के अंदर भूप्रपट्टी की सतह के अंदर, यानी कि आपका ये आपका भूप्रपट्टी है, पृथ्वी की ऊपरी सतह है। तो यहाँ पर मान लीजिए मानव रहता है इस सतह पर ऊपर वाला, तो इसके अंदर जो आपका इसमें क्या है, आपका अलग अलग प्रकार की खनिज संपदा है, उसको क्या करना, उस धातुओं और अयस्कों को या खनिजों को बाहर निकालना, उसी को बोला था खनन या आपका खनिकर्म। भारत में चीता और गिद्ध लुप्त हो गए हैं। भारत में जो है आपका मुख्य रूप से, अब सोचिए बच्चों कितना आपका भयंकर बात है, कितनी संकट की बात है कि भारत में जो है आपका चीता और गिद्ध जो वल्चर है वो आपका समाप्त ही हो गया है। आपको चीता और गिद्ध देखने के लिए मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के पार्कों में जाना पड़ता है ना। पटना में जैसे आपका है संजय गांधी जैविक उद्यान, वहाँ पर तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं। मुख्य रूप से भारत में 744 प्रजातियाँ जो है विलुप्त हो चुकी है। अब सोचिए 744 प्रजातियाँ जो है सीधा सीधा आपका गायब हो गया है, और जो है 22,531 प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर है। अब सोचिए 744 हो गया है, और उसके बाद 22,000 जो है 531 जो है आपका प्रजातियां ऐसी है जो विलुप्त होने के कगार पर है। भेड़िया, मोर, नीलगाय, चीता, गेंडा, मगरमच्छ, कछुआ, ये आदि जो है ये किसके कगार पर है, तो ये मुख्य रूप से आपका
जो है विलुप्त होने के कगार पर ये आपका है। नोट के रूप में दिया हुआ है कि हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजातियाँ और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियाँ पाई जाती है। तो इन्हीं के आधार पर हम लोग बोलते हैं बच्चों कि अलग अलग प्रकार की जातियाँ और उपजातियाँ, तो इस मुख्य रूप से इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं जैव विविधता, यानी कि जीवों की अलग अलग प्रकार की वैरायटी। मुख्य रूप से आप लोग को याद रखना है यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत में जो है, भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका डॉल्फिन पाया जाता है। ठीक है, डॉल्फिन जो आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है, भारत के अलावा कोई भी दूसरा आपका नहीं पाया जाता। अगर आपको पूछा जाए कि डॉल्फिन मुख्य रूप से कहाँ पर मिलते हैं, तो सिर्फ आपका एक नदी है, गंगा नदी, इसके अलावा किसी भी नदी में जो है डॉल्फिन का निवास नहीं है। तो डॉल्फिन का निवास कौन सा नदी है, आपका गंगा नदी। ठीक है, अब बात करते हैं वन्य जीवों के ह्रास के 3 प्रमुख कारण। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में बात किया था वन संपदा के, अब यहाँ पर वन्य जीवों का मुख्य रूप से 3 कारक को जान लेंगे। तो ये आपका कारक जो है पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, पहला है आपका प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, यानी कि जो भी आपके प्राकृतिक आवास था उसका क्या किया, अतिक्रमण किया लोगों ने। किस प्रकार से अतिक्रमण किया, तो जो है रेलवे बिछाने के लिए कर लिया, सिंचाई के लिए कर लिया, शहरीकरण का निर्माण के लिए किया, शहरीकरण नगरीकरण के लिए किया, बड़े बड़े बांधों का निर्माण करने के लिए किया, अलग अलग प्रकार के जब जनसंख्या तेज़ी से वृद्धि हुई तो अपना आवास बनाने के लिए किया, तालाबों, नदियों, वेटलैंड आदि प्रकार के, यानी कि आपका कृषि क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में बदलने के लिए किया है ना, इस प्रकार से। तो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियाँ, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ी आदि है। जनसंख्या में वृद्धि से औद्योगिक विकास, शहरीकरण, बड़े बांध या अन्य परियोजनाएं इनके आवास के अतिक्रमण कर रही है, यातायात के कारण भी। और यातायात भी क्या है, इसका मुख्य कारण है, किसका, तो वन्य जीवों के ह्रास का मुख्य कारण है। दूषित यानी कि प्रदूषित जनित समस्या, बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें वन्य जीवों की संख्या में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी के प्रमुख कारक पराबैंगनी किरण, अम्ल वर्षा और क्या है, आपका गृह प्रभाव है। ठीक है, इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण इनका क्या है, जीवन चक्र आपका प्रभावित हो रहा है। तो मुख्य रूप से आपका जो है वर्षा जो हो रही है वहाँ पर आपका अम्लीय वर्षा हो जाती है। उसके बाद जो आपका सूर्य की प्रकाश जो आती है उसमें पराबैंगनी किरणों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जो है वायु तथा जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, ये सारे के कारण क्या होता है, आपका जो भी आपके वन्य जीव है उसका जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है लगातार, और उसके कारण उसकी संख्या में लगातार कमी आ रही है और वे लोग विलुप्त होने के कगार पर जा रहे हैं, या फिर कुछ जो ऐसी जातियाँ हैं जो आपका सीधा विलुप्त हो गया है। आर्थिक लाभ हेतु शिकार, रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेढकों, पक्षियों और जंगली जानवरों, कछुआ, तोता तथा अन्य स्थानीय परिंदों का शिकार कर इन्हें बेचा जाता है। इनकी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालाबाजारी होती है। चीन मुख्य केंद्र है इसका, किसका, कालाबाजारी का। अब सोचिए आर्थिक लाभ के लिए लोग क्या कर रहे हैं, तो आर्थिक लाभ के लिए लोग अलग अलग प्रकार के पक्षियों का, अलग अलग प्रकार के प्राणियों का, जानवरों का वो क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से वो आपका जैसे रंग बिरंगे तितलियों का, मेढकों का, पक्षी, जानवर, अलग अलग प्रकार के जो है, कछुआ का तो सबसे ज़्यादा आपका कालाबाजारी होती है, कछुआ और हिरण का, क्योंकि हिरण के सींग से बच्चों मुख्य रूप से आपका इत्र और कस्तूरी बनाई जाती है, तो वो आपका उसका मुख्य रूप से कालाबाजारी होती है। तो कालाबाजारी का मुख्य रूप से केंद्र कौन सा है आपका, तो चीन देश जो है आपका, ये कालाबाजारी का मुख्य केंद्र है, जानवरों और अलग अलग प्रकार के। निम्न नोट है आपका कि नोट है आपका, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्रों को वेटलैंड कहा जाता है। यानी कि जो आपका निम्न तलीय है और वहाँ पर क्या है, आपका जल का जमाव है, तो उसको बोला जाता है वेटलैंड। स्थानीय तौर पर इसे चौर या फिर आपका भागर या फिर आपका टाल भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ यहाँ पर रेड डाटा बुक, यानी कि इसमें क्या है कि रेड डाटा बुक, इसमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया गया है। यानी कि आपका इसका ये अवेयर के लिए, यानी कि जागरूकता के लिए ये किया गया है ये कार्यक्रम। आपका संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की चेतावनी देती है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। यानी कि जो आपका रेड डाटा बुक तैयार किया गया है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या कि वैसे प्रजातियों को यहाँ पर शामिल किया गया है जो आपका क्या है कि विलुप्त होने के कगार पर है या आपका संकटग्रस्त है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर मुख्य रूप से आवास उसको प्रदान किया जाता है, उसका किस प्रकार से उसका भोजन, रख रखाव, निवास, ये सारा चीज़ है। आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के प्रजातियों का प्राकृतिक संसाधन, यानी कि उसका क्या है, संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु संस्था है। इसको आप क्या करते हैं, इसको आप जो है विश्व संरक्षण संघ यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम ये हो गया है। तो आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और जो है मुख्य रूप से सभी को शेयर कर दीजिएगा। एक एक करके जो है आप
लोग स्क्रीनशॉट खींचते रहिएगा। तो ये आपका सीधा सीधा आपका रेड डाटा जो बुक है ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो मैं आपको 3 कारण बताया ये भी आपको पूछा हुआ है, ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जिससे मैं क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर का तो मैं वहाँ पर सारा चीज़ बता दूंगा कि कौन सा प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। इस संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों के जातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया। यानी कि जो आपका ये आपका वर्ल्ड कंजर्वेशन आपका यूनियन था, यानी कि आपका विश्व संरक्षण संघ, तो ये क्या किया, तो ये अलग अलग प्रकार के पौधों और प्राणियों के जातियों को क्या किया, चिन्हित किया और चिन्हित करके क्या किया, इन्होंने अलग अलग श्रेणी अलग अलग कैटेगरियों में रखा। क्यों बनाया अलग अलग कैटेगरी, तो कुछ ऐसी प्रजातियां इसको मिली जो आपका क्या है विलुप्त होने के कगार पर है, तो उसको अलग कैटेगरी में रख दिया। कुछ ऐसे जिसकी संख्या अच्छी है तो उसको अलग कैटेगरी बनाया। कुछ ऐसी है जो आपका सीधा सीधा संकटग्रस्त है तो उसको अलग, तो इस प्रकार से है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपका सामान्य जातियाँ, वे जातियाँ जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे आपका पशु जो है साल, उसके बाद आपका चीड़, ये आदि। तो ये जो है क्या है सामान्य जातियाँ वाली श्रेणी में रखा गया। ये इनकी संख्या क्या है जीवित रहने के मतलब कि सामान्य मानी जाती है कि ये 100% ये आपका रहेगा ही रहेगा, विलुप्त होने की इसकी अभी बात नहीं है। आगे है संकटग्रस्त जातियाँ, तो वे जातियाँ जिनकी लुप्त होने की कारण क्या है खतरा है, यानी कि लुप्त हो सकता है इसका खतरा है, जैसे आपका काला हिरण, मगरमच्छ और गेंडा, इनको रखा गया मुख्य रूप से संकटग्रस्त जातियों में, याद रखिएगा इसको अच्छी तरह से। अगला है आपका सुभेद जातियाँ, वे जातियाँ जिनकी संख्या क्या हो रही है लगातार घट रही हुई, यानी कि आपका लगातार संख्या में कमी आ रही है, तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी बनाया गया, अलग श्रेणी बनाया गया, उसका नाम क्या दिया गया आपका सुभेद जातियाँ। इसमें मुख्य रूप से नीली भेड़, एशियाई हाथी आदि को रखा गया है। दुर्लभ जातियों की बात की जाए तो इन जातियों की संख्या क्या है बहुत ही ज़्यादा कम है, दुर्लभ जातियाँ। उसके बाद है आपका लुप्त जातियाँ, वे जातियाँ जिनके रहने की आवासों की खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है, उसको क्या किस कैटेगरी में रखा गया आपका लुप्त जातियों में रखा गया। यानी कि आप लोग यानी कि लुप्त जातियों का मुख्य रूप से ये है बच्चों कि मतलब कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर अलग अलग वैरायटी के प्राणी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब जो उसके स्थल उसके निवास स्थान पर खोजा जा रहा है तो उसका जो है साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, यानी कि वो आपका वहाँ से गायब दिखाई दे रहा है। तब जब गायब यानी कि अनुपस्थित पाई गई तो पता चला कि वो क्या हो गए, लुप्त हो गए हैं इस दुनिया से, इस विश्व से, इस संसार से। तो यहाँ पर अलग कैटेगरी बना दिया गया लुप्त जातियों का, ठीक है। अब बात करते हैं वन प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र। अब अलग अलग प्रकार के संरक्षित क्षेत्र भी बनाया गया है ना, तो जैसे आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बिहार राष्ट्रीय उद्यान वो विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य, उसके बाद जैव मंडल सम्मिलित है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान अलग अलग प्रकार के, आप लोग राष्ट्रीय उद्यान को जानते होंगे ना, है ना। पटना में कौन कौन सा है, तो पटना में बिहार में आपका एक जो है पटना में आपका है संजय गांधी जैविक उद्यान, उसके बाद वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में भी है आपका मोतिहारी क्षेत्र में, है ना। तो ये आप लोग को मालूम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थिति को तैयार करना है। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण इसलिए किया गया है, इसका विकास इसलिए किया गया है ताकि क्या है जो भी आपके वन्य प्राणियाँ हैं तो उसको क्या मिल सके, प्राकृतिक आवास मिल सके और उसकी प्रजनन में क्या हो सके, वृद्धि हो सके, ताकि परिस्थिति को तैयार किया जाए। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप क्या है, वर्जित है। यानी कि बाहरी हस्तक्षेप यहाँ पर मुख्य रूप से निषेध करा दिया गया। जैसे कृषि कार्य, वन उत्पादों को एकत्र करना, पशुचारण, निर्माण कार्य। यानी कि कोई भी आदमी जो है अगर सोचेगा कि हम वहाँ पर कृषि करेंगे या खेती करेंगे, वन उत्पादों का एकत्र करेंगे या आपका पशुचारण करेंगे, निर्माण कार्य करेंगे कोई भी, तो वो आपका वहाँ पर क्या है वर्जित है, सीधा मना है। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या टोटल कितनी है, तो 85 है। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि हमारे भारत देश में टोटल जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो आपका 85 है, यानी कि आपका 85 है। आगे आपका विहार क्षेत्र या अभ्यारण्य। विहार क्षेत्र ये एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। ये निजी संपत्ति हो सकती है। इस क्षेत्र में कृषि, वन उत्पाद को एकत्र करने, मछली पकड़ने आदि सीमित छूट होती है। यानी कि जो है इसमें सीमित मात्रा में छूट दी जाती है। आपका कौन सा क्षेत्र, विहार क्षेत्र या आपका अभ्यारण्य क्षेत्र। तो ये आपका कैसा हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, यानी कि आपका निजी भी हो सकता है। इसकी संख्या कितनी है, तो आपका 448 है, जबकि आपका राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी थी, आपका 85 थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब नंबर्स को थोड़ा अच्छी तरह से याद रखिएगा। आगे आपका जैव मंडल, तो ये वह क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चला जा रहे हैं। यानी कि आपका संरक्षण किसके लिए, जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विश्व के 65 देशों में करीब 243 आपका क्या है, सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है। भारत में इनकी संख्या टोटल कितनी है, तो भारत में इसकी संख्या 14 है, 14 है। ठीक है, अब बात करते हैं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कुछ अन्य उपाय, कुछ अलग अलग प्रकार के उपाय भी किए गए हैं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से बनाया गया आपका प्रजनन केंद्र। ठीक है, सबसे पहला आपका प्रजनन केंद्र। कई प्रजातियों की प्रजनन दर कम होने के कारण वह संकटग्रस्त सूची में शामिल है, इसलिए जीवों के लिए प्रजनन केंद्र सुविधा होनी चाहिए। यानी कि प्रजनन को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से क्या किया गया, तो यहाँ पर उसके लिए अलग से यहाँ पर मतलब कि
प्रजनन केंद्र का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश में घड़ियाल की संख्या में भारी कमी आ गई है। इसके संरक्षण के लिए मुरैना जो है मध्य प्रदेश में ही है बच्चों, आपका मुरैना, वहाँ पर मध्य प्रदेश में एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। तो सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा आपका कि जो है आपका मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आपका घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित है, वहाँ पर अलग अलग नाम दे देगा, तो वहाँ पर आप लोग को मारना है मुरैना। या आपका सीधा सीधा पूछ लेगा कि जो है आपका घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है वो भारत के किस राज्य में है, तो आप लोग को याद रखना है कौन सा राज्य, आपका मध्य प्रदेश। शिकार पर रोक, यहाँ पर क्या किया गया, तो वन्य प्राणियों की कमी का प्रमुख कारण इनका क्या है, शिकार है, अलग अलग प्रकार के, मैं पहले भी बताया। इसकी लगातार क्या हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, चीन इसका प्रमुख केंद्र है। तो मुख्य रूप से इन कालाबाजारियों को रोकने के लिए शिकार पर रोक लगाने के लिए क्या किया, यद्यपि फंसाना या शिकार करना या फिर व्यापार करना कानूनी रूप से क्या कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया। किंतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कालाबाजारी क्या हो रही है, लगातार हो रही है। इसको रोकने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और लोगों के कैसा करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए इसके प्रति। लोगों में प्रचार प्रसार के द्वारा वहाँ पर मतलब कि ये ऐलान किया जाना चाहिए कि ये क्या है, जो भी आपका वन्य प्राणी वन्य जीव है वन्य संपदा, ये हमारे जो है पर्यावरण के लिए, ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आगे बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर। तो बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में हुई। बाघों की संख्या 1985 में कितनी थी, तो 4002 थी, जो बढ़ करके कितना हो गया, तो 1989 में आपका 4334 हो गई थी। भारत में 3761 वर्ग किलोमीटर में पर फैले हुए वन पर कितना है आपका 27 बाघ रिजर्व है, यानी कि टोटल कितने हैं 27 आपका टाइगर्स है। तो बाघ परियोजना मुख्य रूप से बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है, बेहतरीन परियोजना है आपका वन्य जीवों के मतलब कि विकास के लिए। आगे आपका चिपको आंदोलन, ये भी आपका बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। चिपको आंदोलन बहुत बार आपका आया हुआ है। तो चिपको आंदोलन क्या था, तो मुख्य रूप से आप लोग समझ लीजिए चिपको आंदोलन क्या होता था बच्चों की, लोग क्या करते थे पहले, मतलब कि बहुत सारे लोग जो आपका जंगलों में निवास करते थे, जंगलों में निवास करते हैं अभी भी, तो उनका क्या होता है कि पेड़ पौधों के साथ एक अलग प्रकार से लगाव होती है। तो मुख्य रूप से जब बागान मालिक आते थे तो वो पेड़ पौधों को क्या करते थे, कटवाते थे। तो अलग अलग प्रकार के लोग जाकर के क्या करते थे, तो लोग जाकर के चिपक जाते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे और खुद को हाजिर कर देते थे कि पहले मुझे काटिए उसके बाद पेड़ को काटिए, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका क्या कर रहा था, विरोध करता था पेड़ों को काटने का। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये स्टार्ट कहाँ हुई थी, तो टेहरी गढ़वाल नाम का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो उत्तर प्रदेश टेहरी गढ़वाल प्रदेश पर्वतीय जिले में सुंदरवन बहुगुणा के नेतृत्व में कौन था, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सीधा सीधा कि चिपको आंदोलन जो चलाया गया था वो किसके नेतृत्व में चलाया गया था, तो मुख्य रूप से कौन था वो चलाने नेतृत्व करने वाला, सुंदरलाल बहुगुणा। इसी के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा कितना 1972 ईस्वी में ये आपका आंदोलन चलाया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, चिपको आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1972 ईस्वी में। स्थानीय लोग क्या करते थे, तो ठेकेदारों के द्वारा पेड़ को काटता देख उसे बचाने के लिए क्या करते थे, वहाँ के लोगों ने अपने आगोश यानी कि अपने गोद में ले लेते थे, मतलब कि उससे चिपक जाते थे, अपने बाहों में पेड़ को पकड़ लेते थे या पेड़ को लेकर के क्या करते थे, रक्षा करते थे, यानी वह दोनों हाथों को फैलाकर पेड़ से चिपक जाते थे। इसे ही क्या कहा गया, चिपको आंदोलन कहा गया, ठीक है। अगला है पॉइंट के रूप में, मेन पॉइंट के रूप में है, महात्मा बुद्ध ने 487 ईस्वी पूर्व में कहा था, पेड़ एक विशेष समिति दयालु और उदयपुर जो है आपका जीवधारी है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दीनशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है, ये सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले पर भी छाया प्रदान करता है। कितनी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात कहा है बच्चों, आपका गौतम बुद्ध बहुत ही महान आपका बौद्ध धर्म का यहाँ पर ये भगवान माना जाता है महात्मा बुद्ध। तो मुख्य रूप से इन्होंने कहा था कि पेड़ क्या है, तो पेड़ बहुत ही ज़्यादा आपका विशेष जो है समिति दयालु है, जो क्या है, जो मुख्य रूप से अपने सतत पोषण के लिए किसी से कोई मांग भी नहीं करता है और ऊपर से दीनशीलता पूर्वक यानी कि अपने सारे चीज़ों को क्या कर देता है, दान कर देता है, चाहे फल हो, लकड़ी हो, पेड़ पत्ती हो, डाली हो, हर चीज़ को वो क्या कर देता है, दूसरों को दान कर देता है। और यहाँ तक दान करने के साथ साथ वो जो उन पेड़ों को काटने आते हैं उन पर भी वो छाया प्रदान करता है। अब सोचिए कितना ये आपका दयालुता है पेड़ में। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान, यानी कि अलग अलग प्रकार के कानूनी प्रावधान भी बनाए गए हैं। मुख्य रूप से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों तथा कानूनी प्रावधानों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय नियम और एक आपका राष्ट्रीय नियम। तो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय नियम सबसे पहले देखते हैं। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 2 या 2 से अधिक राष्ट्र समूह के द्वारा नियम तथा कानून प्रावधान बनाए गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों कि अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 ईस्वी में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन जो है
ये हुआ था, आयोजन हुआ था किस कन्वेंशन का, तो आप लोग को ध्यान रखना है, अफ्रीकी कन्वेंशन। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड का कन्वेंशन आदि द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा है आपका राष्ट्रीय कानून यानी कि नेशनल लॉज। तो मुख्य रूप से भारतीय संविधान की धारा जो आपका 21 है, इसके अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद 47, 48 और 51 है, ये वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से क्या है आपका जुड़ा हुआ है, उसके नियम है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सीधा सीधा कि भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। सीधा पूछ लेगा, आपको ऑप्शन में दे देगा खनन से, या आपका जो है बाढ़ से, उसके बाद दे देगा आपका जो है वन्य प्राणियों के संरक्षण से। तो वहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वन्य और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है। वर्ष 1952 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव बोर्ड, इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड के गठन के बाद वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सरकार का रुख कैसा हुआ है, गंभीर हुआ है, यानी कि मुख्य रूप से प्रखर रूप से उस पर ध्यान दिया गया है। अब बात करते हैं वन्य जीव। प्राकृतिक अधिवासीय वातावरण में विकसित होने वाले पौधे और जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। वन्य जीव सदस्यों से हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि मुख्य रूप से आप लोग अभी भी देखते हैं बच्चों, वन्य जीव और वन्य जो है वनस्पति का प्रयोग अभी भी हमारे जो है हमारे देश में मुख्य रूप से अलग अलग संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ के लिए करते हैं। तुलसी का प्रयोग क्या किया था, चिरोता हुआ, तुलसी हुआ, नीम हुआ, इसका प्रयोग हम लोग पीने के करते हैं कि नहीं, इसका पीते हैं उसके, ताकि क्या हो जाए, ताकि जो है शरीर आपका स्वस्थ रहे, सही रहे। इनमें हमें भोजन, वस्त्र के लिए रेशे, खाले, आवास आदि सामग्री एवं अन्य उत्पादन प्राप्त होते हैं। इनकी चहक और महक हमारे जीवन में क्या होती है, स्फूर्ति प्रदान करती है। यानी कि फूलों की जो चमक होती है, उसकी जो महक होती है, वो हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करती है। वन्य जीवों को 2 भागों में बांटा गया, एक आपका पादप और एक दूसरा आपका फाउंडा यानी कि आपका जंतु। एक आपका पादप जगत और एक आपका